हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आज के प्रैक्टिस करके आप और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा है मैंने आज के क्वेश्चंस का। आपको प्रतिदिन कुछ अलग ही मिलेगा, घिसा पिटा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम प्रतिदिन कुछ अलग क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके अनयूजुअली पूछे जाते हैं, अनवांटेड क्वेश्चंस कह सकते हैं आप, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो वैसे क्वेश्चंस को करेंगे और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सारे ही क्वेश्चंस आपके टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं पहले ही। कुछ भी मैं ऐसे ही नहीं उठा के लेके आई हूँ आपके लिए, सारे आपके जो है एग्जाम पैटर्न पे आधारित हैं और आपको पूरा एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी और आज मैंने कोई भी आंसर को हाईलाइट करके नहीं रखा है, तो आप बहुत ही निश्चिंत हो जाइए और अच्छे से अपने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कीजिए। अपने मन में सबसे पहले आपको आंसर मन में रखना है और मेरे क्वेश्चन मेरे आंसर के साथ उसको मैच करना है और बताना है कि कितने सारे आपके 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रतिदिन आपको मिलेगा। ये जो मैं मॉक टेस्ट आपके लिए अभी लेके आ रही हूँ, ये आपको प्रतिदिन मिलेगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। और प्रतिदिन आपको एक दो टॉपिक से लेके क्वेश्चन करवाए जाएंगे व्याकरण से संबंधित, जो भी आपका वहाँ से भी आपका कुछ कंप्लीट हो जाए और व्याकरण और साहित्य भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी लोग हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSS हो, EMRS हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छे कंटेंट के साथ मैं यहाँ पे आपके साथ जुड़ती हूँ और अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। इसकी गारंटी भी मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि जो आपको मैं करवाती हूँ वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होता है और बहुत सोर्स के साथ मैं आपको लेके चलती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हो ना, सबको लाइक कर दीजिए, जल्दी से जाके लाइक कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। बस यही 3 चीज़ें जो आपको करनी है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, तभी मेरे वीडियोस आपको आगे मिल पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए। नील गाय से संबंधित पहला आपका प्रश्न है कि समास इसमें कौन सा है। तो नीला है, जो गाय कैसा है, नीला है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, विशेषण और विशेष से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, पूरा पीडीएफ आपको पूरा आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। इसका आंसर आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आंसर के लिए आपको पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना है, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। अगर आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखते हैं, 100 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, इसके बाद यही 100 क्वेश्चन की पीडीएफ आप एक और रात में सोते वक्त 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगता है। रिवीजन में कभी भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो रिवीजन करने वक्त सोते समय बस 10 मिनट उस क्वेश्चन को आप अगर देख लेते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ, इसका ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो वो चीज़ें आपकी रिपीट होंगी तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे जो संख्यावाचक शब्द आपका पहले आ रहा है और यहाँ पे 3 भुजाओं का समाहार अगर देखने को मिले कहीं पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द्विगु हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा शब्द में कौन सा समास है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है। महान है जो आत्मा, किसके अंदर आ जाएगा, कर्मधारय। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिनम। अब देखिए, कुछ आपके ना संस्कृत जैसे कुछ शब्द हैं जो भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं और ये सभी आपके जो हैं केवीएस के एनवीएस के क्वेश्चंस आपको मैं करवा रही हूँ, जो केवीएस में पूछे गए, एनवीएस में पूछे गए, हिंदी में पूछे गए। ठीक है, ऐसा मत सोच लेना आप लोग कि टीजीटी संस्कृत के क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, ये सारे आपके हिंदी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये लेके आई हूँ कि किसी भी प्रकार के अनवांटेड क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे अच्छे से क्रैक कर पाएँ। तो प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह यहाँ पे बताना है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दिनम दिनम प्रति। दिनम दिनम प्रति बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अपना आंसर ज़रूर आप मैच करते चलेंगे। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, बताएंगे। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखेंगे मगही में है आपका। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मगही जो है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। खड़ी बोली की पहली रचना बताना है। खड़ी बोली की पहली रचना यहाँ पे कौन सी है। प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारूला दोहा, आसी। आसी या फिर आसु आसु कवि भी कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे 6 नंबर में राइट ऑप्शन है आपका प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम सागर किसकी रचना है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये चारों का मुझे बताएंगे। ठीक है, आजगू कवि, ढोला मारदा दोहा, नासिकेतो पाखियान, ये तीनों रचना जो है ये किसकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो देखिए आपका कौरवी भी आती है, बुंदेली भी आती है, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ तो ये आपका राज्य है, ये तो इससे संबंधित ही नहीं है, पर यहाँ बोली से संबंधित प्रश्न है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी में। तो आपको क्या क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, बोली पूछी जा रही है कि यहाँ पे कौन सी बोली नहीं है। तो छत्तीसगढ़ तो वैसे भी कोई बोली का नाम नहीं है, राज्य का नाम है। तो यहाँ पे आप इसको छत्तीसगढ़ी को आंसर टिक करेंगे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोली यहाँ पे कौन सी नहीं है, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी आपका पूर्वी हिंदी के अंदर आता है, याद रखेंगे। पूर्वी हिंदी के अंदर आपका 3 आता है। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों याद रखेंगे, पूर्वी हिंदी के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां मानी जाती हैं, 3, 5, 4 या 2। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 5, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाफरी किसकी उपबोली है। बनाफरी बताएंगे, या ये भी क्वेश्चन आपका जो है एनवीएस में पूछा गया है, पीजीटी में। बनाफरी जो है किसकी उपबोली है, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली या फिर कन्नौजी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुंदेली। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और यकीन मानिए अगर आप ये जुड़ते हैं 10-15 दिन मेरे साथ ना, तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको अलग अलग जगह से रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होंगे, कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ, और हर प्रकार के प्रश्न जो ईजी भी हों, हार्ड भी हों, हर प्रकार से हम मध्यम प्रकार के प्रश्न भी देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल हमें तो एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, तो यहाँ पे आपको उसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बुंदेली की उपबोली है बनाफरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधी भाषा का संबंध किससे है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है, पैसाची, ब्राचड़, मगही, सौरसैनी। तो देखिए जो यहाँ पे सिंधी भाषा की बात की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है कि पैसाची जो है ये प्राकृत से है, ये भी सिंधी भाषा से संबंधित है, ये कि प्राकृत से है। और ब्राचड़ जो है ये अपभ्रंश से है। ठीक है, ब्राचड़ जो है ये अपभ्रंश से है। तो प्राकृत से तो नया ये है ना, अपभ्रंश है, इसीलिए हम आंसर यहाँ पे बी की तरफ लेके जाएंगे, ब्राचड़। ठीक है, सिंधी भाषा का संबंध ब्राचड़ से भी है और पैसाची से भी है। तो यहाँ पे अगर दोनों दिया हुआ है तब हम ब्राचड़ की तरफ चल जाएंगे। ठीक है, वरना पैसाची भी ऑप्शन आपका अगर आ जाए तो वो भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आपका किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है ऐसे भी प्रश्न आ जाए कि सिंधी भाषा किस अपभ्रंश से संबंधित है, तब तो आपका ब्राचड़ ही होगा। और ये पूछा जाए सिंधी भाषा किस प्राकृत से संबंधित है, तब आपका पैसाची हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये आपको मैंने बता दिया। हिंदी किस परिवार की भाषा है बताएंगे। हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारोपीय। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौरवी भाषा का उदय किस से हुआ है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, जूता, कीमत, हैजा, देहात। तो यहाँ पे बताना है यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है देशज शब्द आपका जूता के अंदर आ जाएगा। तो जूता जो है वो देशज शब्द है, याद रखेंगे। कीमत की बात करें और हैजा, ये दोनों ही आपके क्या है, अरबी शब्द हैं। शब्द भेद भी मैंने आपको करवाया है, तो आप जाके देख सकते हैं उसको। और देहात शब्द जो है ये आपका क्या है, फारसी है। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है देहात से, और देहात भी लग रहा होगा सुन के कि देशज शब्द है, लेकिन ये देहात आपका फारसी शब्द है। ठीक है, और जूता जो है ये आपका देशज शब्द के अंदर आएगा। जूता हो गया, लाठी, जूता, धोती, ये सारे जो शब्द होते हैं ये आपके देशज के अंदर आ जाते हैं। चलिए अब बताएंगे निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो मूर्धन्य ध्वनि आपको पता है ट वर्ग आपका आता है, तो ट, ठ, ड ये तीनों ही आपके मूर्धन्य है। अब यहाँ पे क्या है, अंतर क्या है, यहाँ पे बिंदी लगा हुआ है। तो ये जब हम किसी शब्द में प्रयोग करते हैं तब हम यहाँ पे बिंदी का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः अगर आप देखें, आप अगर पढ़ते हैं जब भी,
जब आप वर्ण या व्यंजन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका ये ड होता है, ये ढ होता है, ये वाला ढ नहीं होता है, बिंदी नहीं होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मूर्धन्य ध्वनि नहीं है क्योंकि इसमें बिंदी लगा हुआ है नीचे, तो ये आपका मूर्धन्य ध्वनि के अंदर नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण ध्वनि आप सभी को पता है 1, 3 और 5वां वर्ग जो होता है वो आपका अल्प प्राण के अंदर आता है। तो आप सीधा देख के बता सकते हैं कि एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए। ठीक है, क जो है वो आपका पहला वर्ग के अंदर आता है, क वर्ग के अंदर ये पहला ही आपका क हो जाता है जो कि अल्प ध्वनि के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कीलक्षर लिपि या फिर हेरीग्लिफिक लिपि? बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए, देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, 11 है। ठीक है, चलिए, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है या प्रतीकात्मक है? तो ये क्या है आपका? अक्षरात्मक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है मेरे बताने से पहले आप आंसर कर दे रहेंगे। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? नहीं बताना है आपको। यह दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, यह वर्णात्मक लिपि है, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आपके तीनों ही सही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो हम तो है यहाँ पे बाएं से दाएं और लिखते हैं, ना कि हम दाएं से बाएं और लिखते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, यहाँ पे इजी क्वेश्चन था। चलिए, अब आपको शब्द से कुछ प्रश्न है कि दशानन शब्द में कौन सा शब्द हो जाएगा? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। थोड़ा सा मैं पॉज ले रही हूँ ताकि आपको आंसर देने का मौका मिल सके। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा योग रूढ़। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तोता डाली पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा है वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो पर यहाँ लगा हुआ है और अधिकरण में आपका होता है में और पर। ठीक है, तो ये दो आपका किस में होता है? अधिकरण में होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन बताना है, क्या होगा? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। तो साधु आ रहे हैं, जहाँ भी आपके जो है आज्ञाकारक शब्द होते हैं, जैसे पिताजी है, साधु, इन सभी चीज़ों के लिए हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है। तो एक साधु है और साधु आ रहे हैं, आ रहे लगाते हैं हम हमेशा। देखिए, आ रहा नहीं लगाते हैं। जहाँ पे भी आपका सम्मान दिखता है वहाँ पे आपका बहुवचन हो जाता है। ठीक है, साधु, मुनि हो गए, तो पिताजी हो गए, गुरु हो गए, तो ये सब आपके किसके अंदर आते हैं? बहुवचन के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्याभ्यास, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या अभ्यास, विद अभ्यास, विद्या अभ्यास, विधाभ्यास। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्याधन अभ्यास। चलिए, कौन सा संधि है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि में कौन सा संधि है? और अगर ये स्वर संधि है तो कौन सा स्वर संधि है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही आसानी से आप इसको बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको इसको आंसर करना है। बहुत सारे लोग जो हैं मेरे कहने के अनुसार वो फॉलो भी करते हैं और आंसर भी करते हैं। निश्चित रूप से उन्हें जो है चीज़ें याद रह जाएंगी अगर वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे तो। ठीक है, तो ये फॉलो कीजिए, आपको ही इससे फ़ायदा मिलेगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपने हाथ से स्वयं काम करो, अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो यहाँ पे सुनते ही आपको सही पता चल गया होगा, काम, अपना काम स्वयं करो। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पे। तो अभ्र, जीभूत और वारिद, ये तीनों ही बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। मरकट जो है ये आपका किसका शब्द है? ये तो ये बंदर का हो जाएगा। ठीक है, बंदर, कपी, बंदर, कपी। एक और बहुत पूछा जाता है वो है शाखा मृग, शाखा मृग। तो शाखा मृग भी बंदर को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही आपके बंदर के आ गए। मरकट, बंदर, कपि, शाखा मृग, ये सभी एक जैसे हैं, पर्यायवाची शब्द हैं और ये बादल के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नवीन, प्राचीन, आदिकालीन, पाषाणकालीन।
यहाँ पे बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है बी, ठीक है, प्राचीन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होता है बताएंगे। तो सम यहाँ पे आकृति का बनावट, वस्त्र, चित्र, समरूप। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन वो क्या है, बनावट। आकृति का समभिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा, बनावट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छाती के बल पर चलने वाला, छाती के बल पर चलने वाला। अब देखिए बीपीएससी में आपने देखा होगा कि एक शब्द से अनेक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो हम थोड़ा थोड़ा उसको भी लेते हुए चल रहे हैं। लगभग 50 आज मैंने लिए हैं। इसके बाद हम साहित्य के करेंगे और बहुत अच्छे लेवल के साहित्य के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मन आपका बहुत प्रसन्न हो जाएगा, तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, उरग, भुजंग, कुरंग या तुरंग। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है उरग, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो विद्या धन आलय, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये, और ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि होगी। तो जहाँ भी बताया है मैंने ओ और अर, ये आपका किसके अंदर आता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताई हूँ, गुण संधि के अंदर आता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये आप देखिए ओ आपका यहाँ पे आ रहा है महोत्सव में, ठीक है। महा उत्सव, तो किस में आ जाएगा, महा उत्सव आपका बी के अंदर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। सचित, सचित शब्द जो है इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि या व्यंजन संधि। तो यहाँ पे आपका बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो सत्य धन चित से ये बनता है आपका, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका व्यंजन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृहम गच्छति, गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे बताएंगे आपको। कुछ आपके लकार से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसको मैं बोल रही थी अनवांटेड प्रश्न, तो वो भी हम करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे आपको बताना है। गृहम गच्छति, गृह गच्छति, गृह गच्छति या फिर गृह आगच्छति। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गृहम गच्छति, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बरस पड़ना, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बहुत ही विविधता वाले प्रश्न मैंने लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और फिर मैं आपके लिए दुगनी मेहनत करती हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये बूस्ट करता है मुझे, तो ज़रूर इसके लिए आप लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अब बरस पड़ना जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रोधित होना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना मतलब बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना या फिर भूख लगना। कौन सा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 34 नंबर में राइट ऑप्शन हो जाएगा बुरा हाल होना, ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताएंगे निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग है। चना, अरहर, बाजरा या उड़द। अब देखिए जो अनाजों के जो नाम होते हैं, अनाजों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अनाजों के जो नाम होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए तिल हो गया, मटर हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, है ना, ये सारे आपके, गेहूं हो गए, चावल हो गए, गेहूं, चावल, ठीक है। गेहूं हो गया, चावल हो गया, जैसे जौ हो गया, उड़द हो गया, ठीक है। और अपवाद में अगर हम बात करें, अपवाद से प्रश्न बहुत आता है, तो अपवाद में जो दाल होता है ना, दाल जो है ये अपवाद है आपका। दाल आपका पुल्लिंग के अंदर चला जाता है, ये अपवाद है। अनाज है ये भी, लेकिन आपका ये अपवाद है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका वैसे होना चाहिए, गलत क्वेश्चन दिया है, मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ। स्त्रीलिंग कौन नहीं है, नहीं बताना होगा आपको, क्योंकि देखिए ये भी आपका जो है स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग है। अरहर जो है बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अरहर शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा और ये क्या है, दाल है और ये अपवाद के अंदर आता है। तो लिंग संबंधी जब आप बहुत अच्छे से आपने ये चीज़ को पढ़ा होगा, तो अनाज जो होता है वो आपका स्त्रीलिंग होता है और दाल जो होता है वो आपका पुल्लिंग होता है।
रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथम, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो यही सब क्वेश्चन है जो कुछ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये सब भी मैं आपके हिंदी एग्जाम से लेके आई हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए संस्कृत के क्वेश्चन उठा के लाई हूँ, ये सारे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो बताएंगे रामेण शब्द जो है ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रथम, द्वितीय, तृतीया या पंचमी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तृतीया के अंदर हो जाएगा ये, ठीक है। तृतीया के अंदर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तृतीया एक वचन के अंदर ये आएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र नाटक जो है ये किस लेखक का है? बताएंगे कि कालिदास का, भवभूति का, भास का, भारवी का। किसका है मालविकाग्नि मित्र? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएंगे। तो प्रत्येक प्रकार के प्रश्न हम करेंगे, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कालिदास, ठीक है। कालिदास की रचना है मालविकाग्नि मित्र। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम तो बहुत सुना होगा, मगर ये बहुत कम आपने सुना होगा मालविकाग्नि मित्र। तो ये काफ़ी पूछा भी जाता है, अब जो है अभी के पैटर्न में 1-2 एग्जाम में मैंने देखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अब देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम सब जानते हैं, मालविकाग्नि मित्रम अभी हमने बताया, और विक्रमो वर्षीय ये भी आपका कालिदास की ही रचना है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रतिभा नाटकम। प्रतिभा नाटकम डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये जो है कालिदास की रचना नहीं है। आगे देखिए, मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताना है। मालती माधव रचना के लेखक कौन हो जाएंगे? भवभूति, कालिदास, भास, श्रीहर्ष। तो बताएंगे यहाँ पे मालती माधव की रचना कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है श्रीहर्ष जो है 39 नंबर में राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नहीं, श्रीहर्ष का नहीं है, गलत बता रही हूँ मैं क्या, एक मिनट। मालती माधव जो रचना है ये भवभूति की रचना है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना भारवी की है? अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं है, रघुवंश महाकाव्यम, दश कुमार चरितम या फिर किरातार्जुनीयम, ये बताएंगे आप इसमें से भारवी की रचना कौन सी होगी? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम जो है ये भारवी की रचना है, ठीक है। और अन्य जो है ये किसकी रचना है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसको नहीं जानते हैं तो सर्च कीजिए, आपको याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिशुपाल वध जो लेखक, शिशुपाल वध के लेखक कौन है बताना है। माघ, कालिदास, हर्ष और भास। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, और यहाँ पे माघ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। माघ जो है शिशुपाल वध इनका रचना है, माघ का। चलिए, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरित, शिवराज विजय, मेघदूत, हर्षचरित। बताएंगे दंडी की रचना इसमें से कौन सी होगी, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 कुमार चरित, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नैषधीय चरित, नैषधीय चरित जो रचना है ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया? श्रीहर्ष, दंडी, भास या भवभूति। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे श्रीहर्ष हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। नैषधीय चरित रचना जो है 50 तक ही आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न ही मिलेंगे, ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अभी हम हिंदी साहित्य के क्वेश्चन भी करेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पे कुछ आपके इस प्रकार के प्रश्न भी जो है पूछे जाते हैं, और ये ज़्यादा नहीं आपके NVS में पूछे गए हैं, KVS में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें से आपके DSSS से मैंने लिए हैं, ठीक है। सरिते जो शब्द है ये शब्द रूप कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। बताएंगे सरिते, सरिते जो है ये आपका किससे लिया गया है? 44 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चतुर्थी। ये चतुर्थ रूप में है आपका, ठीक है, सरिते। तो ये विभक्ति आपका चतुर्थी एक वचन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जगतः, जगतः शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी सही है। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो जगतः क्या है आपका? एक वचन है, ठीक है। और इसका बहुवचन क्या हो जाता है? जगत्सु। जगत्सु जो है इसका बहुवचन बन जाता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 तक ही है इस प्रकार के प्रश्न, ज़्यादा चिंता नहीं करें। तिष्ठी, जो आपको आता है वो करने में क्या मज़ा है, जो नहीं आता है वो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपके ही ज्ञान में वृद्धि हो। और यहाँ बताएंगे तिष्ठा बोलने में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है?
लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या फिर विधि लंग। तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। 46 नंबर में राइट ऑप्शन है आपका लट लकार। ठीक है, लट लकार जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, ध्यान रखेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ये तीन बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रथम पुरुष एक वचन के अंदर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अपीबत जो है ये धातु रूप में कौन सा लकार है? लड़ लकार, लट लकार, लोट लकार या लृट लकार। तो यहाँ पे आपका लड़ लकार बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रजा भय स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? प्रजा भय स्वस्ति मतलब प्रजा के हित की बात की जा रही है, किसी के लिए कुछ बात की जाती है, तो वो आपका किसके अंदर आता है? संप्रदान के अंदर आता है, तो संप्रदान हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये आप याद रख लीजिए, प्रजा भय स्वस्ति बहुत पूछा जाता है, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो बहुत आपको खुशी हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ संप्रदान इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पे, बस यही दो है, ये दो के बाद जो है हमारा पूरा हिंदी साहित्य फिर से शुरू हो जाएगा। सहयुते प्रधाने में कौन सा कारक होगा? सहयुते प्रधाने, कर्ता, कर्म, करण या फिर अपादान। तो यहाँ पे आपका करण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका करण कारक हो जाएगा। 49 में आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर में, रामः गृह गच्छति, इस शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? सिंपल सा है, राम घर जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है बताएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ है ये हिंदी साहित्य विमर्श, और यहाँ पे वियोगी हरि, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। याद रखेंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है हिंदी साहित्य विमर्श। आगे चलते हैं। मैथिली बोली में लोकप्रिय कवि कौन से हैं? मैथिली बोली में लोकप्रिय तुलसी, जायसी, विद्यापति या नंददास। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? विद्यापति। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, पुष्पदंत की रचना कौन सी नहीं है? पुष्पदंत की रचना आदिकाल से क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और महापुराण बेनी की रचना है, जय कुमार बेनी की रचना है। जय नहीं होगा, नए कुमार होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, नए कुमार चरियू है। ठीक है, और जसचर चरियू, तो ये तीनों ही है। पौम चरियू इनकी रचना नहीं है। पौम चरिया किसकी है? स्वयंभू की रचना है, स्वयंभू की रचना है। ठीक है, चलिए। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ की रचित कौन है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की, रहीम की, नंददास की, मीराबाई की। प्रेम वाटिका बताएंगे किसकी हो जाएगी? मीराबाई की रचना है। रसखान की रचना हो जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? बताएंगे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हो जाएंगे? रैदास, कबीरदास, गुरु नानक या तुलसीदास। तो संत काव्य में आपके गुरु नानक भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका सबसे अच्छा और सबसे सटीक आंसर कबीरदास, क्योंकि इन्होंने जितनी ख्याति अर्जित की उतना कि इन्होंने भी नहीं की। आगे बढ़ते हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो इनकी 3 रचना है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, सुरसारावली, साहित्य लहरी और सुरसागर। तो कौन सा बच गया? दोहावली। दोहावली किसकी रचना है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ईजी सा है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं बोला गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाद से है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या निम्बार्काचार्य। और ये चारों से संबंधित आप मुझे जो है बताएंगे कौन किस वाद से संबंधित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट कौन है? राम जी जो है वो विशिष्ट हैं, और रामानुजाचार्य जो है वो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? चैतन्य महाप्रभु ने, वल्लभाचार्य ने, विट्ठलनाथ ने या फिर सूरदास ने। बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य बिल्कुल सही है। और इसमें वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो कि कुल 8 जो है इसमें अष्ट छाप की इन्होंने
इनकी रचना किन्होंने की है, अष्टछाप की रचना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अष्टछाप की रचना किन्होंने की है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पिछली बार भी पूछा गया है। अष्टछाप के जो रचनाकार है वो कौन है, और इनके बारे में आप मुझे बताइए कौन कौन से थे। कुल 8 हैं और 8 के नाम आपको जो है बताने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। देखिए यहीं से क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे बताना है आपको तो कौन सा नहीं है। देखिए नंददास, परमानंदास, चित्त स्वामी और हरिव्यास देव। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी के 3 जो है आपके वो अष्टछाप के कवि में से हैं, और डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रेम मार्गी कवि के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद और मंजन, ये तीनों जो है वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। और यहाँ पे सूरदास जो है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण काव्य परंपरा से संबंधित हैं सूरदास। आगे चलते हैं। निम्न में से बताना है वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। बहुत बार ये प्रश्न आपका हर एक एग्जाम में ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चतुर्भुज दास, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखिए, काजो बहुते हिंदी भाखिए। इस पंक्ति में बताना है किस रचना और रचनाकार से ये संबंधित है। हिंदी मग पर पाँव न राखिए, काजो बहुते हिंदी भाखियो। तो ये जो है आपका नूर मोहम्मद में अनुराग बासरी से लिया गया है, ठीक है। अनुराग बासरी से ये लिया गया है, नूर मोहम्मद की रचना है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। इस पंक्ति में बताना ये किसके द्वारा जो ये पंक्ति लिखी गई है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, रहीम के द्वारा, कबीर दास के द्वारा, मलुक दास के द्वारा या तुलसीदास के द्वारा। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे तुलसीदास के द्वारा ये लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन, आधुनिक काल में ब्रज भाषा में किन्होंने रचना की है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि रचना जिसके बारे में बात की जा रही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही प्रसिद्ध है जिसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। सुधुर स्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मणी परिणय, प्रेमलोक। बताएंगे। ध्रुव स्वामिनी इन्हीं की रचना है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहुस नाटक के लेखक जो हैं बाबू गिरधर दास, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध, किस चीज़ से संबंधित है, उनका संबंध क्या है इससे। वो उनके पिता हैं, दादा हैं, परदादा हैं, भाई हैं, क्या है। तो याद रखेंगे कि भारतेंदु के जो पिता थे बाबू गिरधर दास, उन्हीं की रचना थी नाटक नहुस, जो सबसे पहली रचना मानी जाए, सबसे पहला नाटक माना जाता है नहुस, ठीक है। तो उनके कौन थे, पिता थे भारतेंदु के। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास को दर्शाता है। इसमें से बताएंगे कौन सी जो रचना है वो सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, झूठा सच, दादा कामरेड, दिव्या द्रोसी दिव्या, सोमनाथ पुत्र, धर्मपुत्र, व्यम रक्षामा और आत्मदा। तो आप बता सकते हैं कि इसके कौन से कवि हैं, इसके कौन से कवि हैं और इसके कौन से कवि हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है ये, और इसके क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आंसर आते होंगे। और बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये चारों ही उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। खड़ी बोली में ये रचित है प्रिय प्रवास, और प्रथम महाकाव्य है खड़ी बोली का। और यहाँ बताएंगे ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है प्रिय प्रवास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल निबंध रचित है महादेव वर्मा के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा या फिर नागार्जुन के द्वारा। और ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी किया था, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। और यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जब हम प्रीति, उदारता और भलसन सहित का बर्ताव करते हैं तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह जो कथन है ये किस निबंध से लिया गया ये बताना है। घृणा, लोभ, प्रीति और लोभ, ईर्ष्या, तू न रह गई मेरे मन से, तू न गई मेरे मन से, और मित्रता। तो कौन से निबंध से लिया गया है? ध्यान रखेंगे घृणा निबंध से ये लिया गया है। ठीक है, 70 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? घृणा निबंध से ये लिया गया है। ठीक है, और घृणा किसका निबंध है ये मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ बताना है कौन सा होगा? कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौबदे और वासद दत्ता। तो कौन सा राइट ऑप्शन है यहाँ पे? चोखे चौबदे जो है, चुबते चौबदे, ये सारे इनके ही प्रश्न रचना है। चौखे चौबदे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी, भारत के आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चित्र, जिंदगी मुस्काई, सदाचार का ताबीज, रानी नागमती की कहानी, भोला राम का जीव, उनके जैसे उनके दिन फिरे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल राग के रचयिता कौन होंगे? बादल राग के रचयिता बताना है यहाँ पे प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये निराला की रचना है बादल राग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्गित है? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल, समूह राक्षस विरुद्ध, प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम। ये जो पूरी पंक्ति है ये किस कविता से ली गई है? तो ये जो है किसे ले गई है? राम की शक्ति पूजा, निराला जी की है। राम की शक्ति पूजा इसी से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा इन्हीं की रचना है, दीपशिखा भी इन्हीं की रचना है और नीरजा भी इन्हीं की रचना है। आंगन के पार द्वार इनकी रचना नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? करुणालय, अनग, उन्नक्त या फिर अंधायुग। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा करुणालय। करुणालय है गीति नाट्य परंपरा में प्रथम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अज्ञेय, निराला, धूमिल, सुमन। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे निराला की रचना है ये, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, ये जो पंक्ति है ये किस कविता से ली गई है? किस कविता, इसका संबंध जो है किस कविता से है? रचनाकार के बारे में यहाँ दिया है। ठीक है, कौन रचनाकार का ये निबंध कविता है? तो प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, ये पंक्ति किसकी है बताना है। जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है कौन सी? पल्लव, लहर, कामायनी, झरना। तो छायावाद की पहली रचना कौन सी होगी? याद रखेंगे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, झरना। और ये झरना जो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। आगे चलते हैं। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध ये क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रृंखला की कड़ियाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अज्ञेय की रचना बताएंगे। अज्ञेय की रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? हरी घास पर क्षण भर। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा सिपाहिया, इसके रचनाकार कौन है? सबसे बड़ा सिपाहिया, वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर या गोविंद मिश्र। सबसे बड़ा सिपाहिया, बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो वीरेंद्र जैन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या होता है? स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है? स्त्री अस्मिता की खोज करना, पुरुष प्रभुत्व का विरोध करना, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या फिर धूमिल? 84 में बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मुक्तिबोध का ये रचना है, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा। चलिए, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्यकृति है? अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्यकृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या प्रलंब काव्य? प्रलंब काव्य को ही लंबी कविता भी कहते हैं, ठीक है, लंबी कविता। याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते, 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? नई कविता 1954 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अज्ञेय, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। बताएंगे राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जगदीश गुप्त। आगे चलते हैं, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलन कवि हैं? तो केदारनाथ सिंह, यहाँ पे बताना है आपको, कल सप्तक के सभी कवियों के बारे में मैंने आपको बताया है। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? बताएंगे यहाँ पे, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक या फिर तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो ये तीसरे सप्तक से संबंधित है केदारनाथ सिंह, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तार सप्तक को ज़रूर याद कर लीजिएगा, सप्तक से क्वेश्चन आपका एक ज़रूर पूछा जाएगा। पिछली बार भी पूछा गया, TRE 3 में भी पूछा गया था। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? राय कृष्णदास, कन्हैया लाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, हरिशंकर परसाई? तो सभी को पता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? उत्तर कबीर किसकी रचना है? बताएंगे। व्यास सम्मान इसमें मिला है उनको, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा या फिर भवानी प्रसाद मिश्र? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? केदारनाथ सिंह, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताना है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब या भाषा की शक्ति? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषा की शक्ति, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह जो कथन है यह किस रचना से लिया गया है? यह आपका परती परिकथा से, रतिनाथ की चाची, बलचनमा या फिर मैला आंचल? तो यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है, पता है सबको, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है और मैला आंचल से ही लिया गया है ये पंक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर, दोपहरिया के फूल? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति वो है कुछ चंदन की कुछ कपूर, ठीक है। तो यहाँ पे 92 में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? 93 नंबर में पहुँच चुके हैं हम लोग और बताएंगे यहाँ वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरिहर प्रसाद, हरि प्रसाद, राम प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे समझ लीजिए, अच्छे से याद रखिए, हरि प्रसाद द्विवेदी नाम इनका था, ठीक है। तो हरि प्रसाद यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या फिर ध्रुव स्वामिनी? बताएंगे यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करबला है ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है, ठीक है, प्रेमचंद की रचना है करबला। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरिबिंदी। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? बताएंगे और ईमानदारी से आपको जो है स्कोर भी बताना है कि 100 में कितने मार्क्स आपके बने, ठीक है। ईमानदारी से बताएंगे, कोई चीटिंग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। आज के बाद ये सारे क्वेश्चन आपको आ गए हैं, समझ में आ गए हैं, इसको बस PDF में एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा,
मृदुला गर्ग या फिर मन्नू भंडारी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, मृदुला गर्ग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है। शेष कादम्बरी जो उपन्यास है इसकी लेखिका कौन है, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी या अलका सरावगी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अलका सरावगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी का संपादन किसने किया, बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने। ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको करवाया था, आपको याद होगा। और प्रेमघन बोल के मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा था, वो कौन थे, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाटक जारी है किस विधा की रचना है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, कविता है। तो नाटक जारी है ये क्या है, किस विधा की रचना है, तो याद रखेंगे कविता है। और ये किसकी रचना है, नाटक जारी है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नाटक जारी है ये किसकी रचना है। चलिए, झूला नट जो है उपन्यास के रचनाकार कौन होंगे, तो ये मैं आपको पहले भी कराई हूँ, यहाँ पे बताएंगे आप। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला मार्ग लिखा गर्ग हो जाएगा, उषा प्रेमवदा या फिर शिवानी। कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, उपन्यास है झूला नट, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है। वोल्गा से गंगा जो रचना है ये श्याम सुंदर दास की है, सरदार पूर्ण सिंह की है, राहुल सांकृत्यायन की है या फिर डॉक्टर नगेंद्र की है। वोल्गा से गंगा बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये आपका, वोल्गा से गंगा काफ़ी पूछा जाता है। और राहुल सांकृत्यायन की ये रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध, ध्यान रखेंगे। पूरा 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट 100 क्वेश्चन पे। और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये PDF जाके आप टेलीग्राम से कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, जिसमें आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस और कर सकते हैं। और आपको टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।